हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले की वीडियो आई होप सो कि आपने देखी होगी, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी चीज़ें जिससे कि आपके एग्जाम्स में ये समझ लीजिए एटलीस्ट 2 नंबर का पेपर तो पक्का आएगा। और आपको पता है कि बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है ना, तो हमें एक भी नंबर को अपने हाथ से छूटने नहीं देना है और हमें हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो इसी के साथ चलिए करते हैं शुरू अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दैट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में किस तरीके के टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत हमें पड़ी। दैट मीन्स हमारी कंट्री को पड़ी, ठीक है, कि क्यों ऐसी हमें नीड महसूस हुई कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए इसके अंदर, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से पॉपुलेशन राइज अप हो रही है और जिस तरीके से क्या है, हम जो लैंड है उसको मल्टीपल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है ना सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ करें। तो उससे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे जो लैंड रिसोर्स है वो एक तरीके से एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है उसके लिए बैरियर बनता जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लैंड रिसोर्स है वो अदर पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं या फिर वहाँ रहने वाले फार्मर्स हैं जो कि आज भी इरिगेशनल फैसिलिटी उनके पास नहीं है अच्छी। और वो किस चीज़ पे डिपेंड है? मॉनसून पे, रेन पे डायरेक्टली डिपेंड है अपने क्या नाम एक तरीके से इरिगेशन के लिए। तो आज भी क्या है, उनको क्या करना पड़ता है? बारिश का इंतजार करना पड़ता है। और इसी वजह से क्या है, वो अपने जो भी उनके पास पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है वो उसके ऊपर अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एक जो चेंजेस है ना, उनकी नीड महसूस हुई हमारे इंडिया में। तो ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जिसकी नीड हमें इंडिया में फील हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें से कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है: कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। कि ये 3 चीजें तो सोसाइटी से खत्म होनी चाहिए। दैट मीन्स कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिसमें कि जो आपने देखा है जो लैंड है एक तरीके से काफी सारे लोगों के पास, जैसे देखना कि एक लैंड होल्डर है उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है, कोई ऐसा है जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को कम करना है। कंसोलिडेशन, दैट मीन्स कि आपको मैंने बताया था कि राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से क्या हो जाता है, जो लैंड है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। दैट मीन्स जो एक पीस ऑफ लैंड है वो आने वाली जनरेशन के बीच में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि एक पीस ऑफ लैंड है वो एक इंसान के पास है, देन फर्दर अगर वो क्या नाम है 3 भाई है तो वो उनमें डिवाइड हो जाएगी, अगर आगे और है तो वो उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, लैंड के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, बट लैंड क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो कंसोलिडेशन होल्डिंग्स का जो था उस चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई, इसकी डिमांड आई। और नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। आपको अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए, और कि जो जमींदारी प्रथा है ना, इसने हमेशा से पीजेंट्स को नुकसान पहुंचाया है। दैट मीन्स इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स हैं जिनके पास ज़मीनें या तो कम थी या फिर थी ही नहीं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, या फिर ये समझ लीजिए जिनके पास थी उनको अपनी ज़मीनें खोनी पड़ी है। ठीक है ना, इस क्या नाम है जमींदारी प्रथा के वजह से। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसमें फुल फोकस रखा गया था लैंड रिफॉर्म्स को लेकर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैं आपको क्या नाम है इससे रिलेटेड वीडियोस और डाल दूंगी, जिससे कि आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद इंडिया में कुछ 5 ईयर प्लान्स रखे गए थे। 5 ईयर प्लान्स जिसमें कि 5 साल का टारगेट लिया गया था कि 5 साल में हमें इस फील्ड में काम करना है। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस था कि हमें अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। क्लियर? एंड सेकेंड में क्या था? इंडस्ट्री। ओके, तो ऐसे तो और भी बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स आए थे। तो फर्स्ट में क्या किस पे ध्यान रखा गया था? लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर फुल फोकस था। राइट टू इनहेरिटेंस बता ही चुकी हूँ, इसकी डिमांड रखी गई थी।
एंड 1960 से 70 के बीच में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और रिफॉर्म्स भी किए थे। जैसे वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, जिसमें क्या था, एक तरीके से पैकेज इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड था, जिसमें कि HYV सीड्स आए, पेस्टिसाइड्स आए, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाया गया, मैन्योर्स का यूज बढ़ाया गया। वाइट रेवोल्यूशन आया जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये रिलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने की डिमांड रखी गई। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट के ऊपर था मेन फोकस, ठीक है, कि वीट को एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उसकी जो कल्टीवेशन है उसका करना है, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं HYV सीड्स वो यूज़ किए गए थे। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है, हायर यील्डिंग ना, तो वो ध्यान रखें। बट इसका एक ड्रॉबैक था, कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू एरियाज, कि ऐसे रेवोल्यूशन प्रोग्राम्स तो चलाए गए लेकिन ये कुछ एरियाज में ही अच्छे से एक तरीके से चलाए गए, पूरा फोकस उन्हीं एरियाज में रखा गया। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सिर्फ हरियाणा और पंजाब या फिर ये कह सकते हो वेस्टर्न यूपी में इस जो रेवोल्यूशन है इसका असर देखने को मिला, इससे डेवलपमेंट देखने को मिला, बट रेस्ट ऑफ जो स्टेट्स है उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। ओके, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन आपका गुजरात से रिलेट करता है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन शॉर्ट वीडियोस में भी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए। तो आगे बात करते हैं 1980s और 1990s में भी अगर हम देखें तो लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स और कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए। उनमें से क्या था, सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस। दैट मीन्स अब कई बार आपने देखा है इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कोई बीमारी या कीड़े लग जाते हैं फसल में, कहीं साइक्लोन आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो होता था किसानों की जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाए जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी जिससे कि किसानों को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके, जिससे कि वे जमींदारों के चक्कर में ना फंसे और उनकी जमीनें उनसे ना छीने और उनको अपना जो कल्टीवेशन है, जो क्रॉप्स उगाने में हेल्प मिल पाए, जो इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं वो ले पाए। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। इसी को देखते हुए क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए, ये भी एक स्कीम लाई गई जिससे कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। जैसे आज आप देखते हैं ना क्रेडिट कार्ड बनवाकर लोग उस पर क्या नाम है कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है जिसपे कि जो फार्मर्स हैं उनको जो भी अपने क्रॉप से रिलेटेड चीज़ें खरीदनी है, लाइक सीड्स खरीदने हैं या फिर मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स है, इसी तरीके से मतलब जो भी सामान खरीदना है वो खरीद सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी इसी तरीके से है। वेदर बुलेटिन चलाई गई जिसमें कि ये बताया जाता था कहाँ पर कब बारिश होगी, कब क्या नाम है एक तरीके से बारिश कितनी होगी, कब बारिश नहीं होगी, कहाँ पर साइक्लोन आने की संभावना है, कहाँ पर बाढ़ आ सकती है। तो ऐसे ही वेदर बुलेटिन्स चलाए गए जिससे कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी और उनका लॉस कम से कम होता था या फिर कुछ हद तक कवर अप हो पाता था। क्लियर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, ऐसे चलाए गए, रेडियो टेलीविज़न पर लाए गए जिससे कि किसानों को बहुत अच्छी एक समझ बन सके कि कैसी सॉइल है, सॉइल में हमें कितने मैन्योर्स डालने हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, कितने फर्टिलाइजर्स डालें, पेस्टिसाइड डालें तो कब डालें, ठीक है ना, कौन सी क्वालिटी का डालें, तो ये सारी चीज़ें। और उनकी जो सॉइल है उसको टेस्ट करके भी दिया जाता था जिससे कि पता लग सके कि उनकी सॉइल में फर्टिलिटी कितनी है, कैसी है, तो वो सारी चीज़ें। क्लियर। और उनको और भी बताया जाता था कि वो अपने यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स को उगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। MSP की बात कर लेते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें हर जो कोई भी जो क्रॉप है उसको लेकर कुछ ना कुछ एक सपोर्ट प्राइस पहले से डिसाइड हो जाता था। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स फार्मर फ्री फ्रॉम मिडलमैन, मतलब कुछ खास क्रॉप्स थी जिसके ऊपर क्या है पहले से प्रोक्योरमेंट प्राइस डिसाइड किया जाता था, ठीक है ना, जिसमें कि क्या है जो किसान है किसी भी धोखेधड़ी में किसी भी चीज़ में ना फंस सके और उनको जो मिडल मैन होते हैं ना बिचौलिए उनसे बचाया जा सके, ठीक है। तो पहले से ही क्या है उनकी फसलों के लाभदायक जो भी अच्छे रेट्स होते थे वो डिसाइड कर लिए जाते थे। ओके। अब आता है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूदान ग्रामदान। ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, ये आपके अलग से स्पेशल कॉलम बना के दिया गया है, तो हो सकता है आप इसको इग्नोर कर दे, बट इसको इग्नोर हमें बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। भूदान और ग्रामदान क्या है। भूदान ग्रामदान में दो मेन लोगों को आपको याद रखना है, गांधी जी एंड विनोबा भावे। गांधी जी की आइडियोलॉजी को, उन्हीं की एक तरीके से सारी चीज़ों को, एक तरीके से उनके स्पिरिचुअल हायर थे वो कौन, विनोबा भावे। गांधी जी की चीज़ों को बहुत मानते थे और गांधी जी का जो स्वराज को लेकर
जो उनका व्यू था ग्राम स्वराज को लेकर, उस थॉट को बहुत ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करने के लिए, उस मैसेज को, वो क्या करते थे, पद यात्रा करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते रहते थे और लोगों को अपने लेक्चर और स्पीचेस के थ्रू समझाते थे। ऐसा ही उन्होंने एक लेक्चर दिया था पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ पर वो दे रहे थे, तो वहाँ के जो गांव के जो लोग थे उन्होंने डिमांड रखी कि विलेजर्स ने, जो लैंडलेस विलेजर्स थे बेसिकली, कि हमें हमारी इकोनॉमिकल वेलबींग के लिए, कि अपना घर का एक तरीके से खर्चा या फिर अपना जीवन चलाने के लिए हमें कुछ ज़मीन दे दीजिए, हमारे पास ज़मीन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ। तो ऐसी उन्होंने गवर्नमेंट से बात की। तो उसी टाइम पीरियड पे एक इंसान सामने आए, श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है, बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया, अपनी 80 एकड़ ज़मीन 80 लैंडलेस विलेजर्स को दान में दे दी। इसी वजह से उनके इस एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इस एक्ट को भूदान। भूदान दैट मीन्स भूमि, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जमीन को दान में दिया, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं भूदान। और उसके बाद और भी कुछ ऐसे जमींदार थे जिन्होंने अपने जो विलेजेस थे उनको दान में दे दिया, लैंडलेस विलेजर्स को, जिसको हम बोलते हैं ग्रामदान। अब इसमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने खुशी से दिया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने डर से दिया, फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। अब लैंड सीलिंग एक्ट क्या है, लैंड सीलिंग एक्ट क्या था, 1976 में आया था, ठीक है। पहले तो एक्चुअली ये आया था आपका 1961 में, बट 76 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो 1961 आप ध्यान रखिए तब आया था। इसका मतलब क्या था कि कोई भी इंसान अपने पास फर्टाइल एंड नॉन फर्टाइल, सिंचित और असिंचित जो भी है, अगर सिंचित है तो 16 एकड़, ठीक है, और अगर असिंचित है तो 18 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, ना पर्सन ना कोई कंपनी, ठीक है। तो ये एक्ट आया था जिसकी वजह से इनको अपनी ज़मीनें देनी पड़ी थी, और अगर कोई रखता है तो उससे सारी ज़मीनें उसकी छीन ली जाएंगी। तो इस डर की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें दान में दी थी। तो लैंड सीलिंग एक्ट समझ में आया आपको, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है, इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ना, जिसको इनिशिएट किया था किसने, विनोबा भावे जी ने, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसमें बिना किसी लड़ाई झगड़े खून खराबे के लोगों ने अपनी जमीनें दान में दे दी और लोगों के भले के लिए काम किया, चाहे वो डर से ही क्यों ना किया हो या अपनी इच्छा से किया हो, जैसे भी है, लेकिन इसमें किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया था। तो इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, विनोबा भावे ने जो इनिशिएट किया था। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, ठीक है ना, जीएस सीरीज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको टाइमली मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।